आज की इस वीडियो के अंदर हम एनएफपीए के मुख्तलिफ एरियाज को आपको टच कराएंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि एक टेक्निकल कमेटी होती है, हर एनएफपीए की एक टेक्निकल कमेटी होती है, उसकी टेक्निकल कमेटी का रोल एंड फंक्शन और कंपोजिशन क्या होती है और एनएफपीए उसकी इंफॉर्मेशन मालूमात और वर्किंग को किस तरीके से ऑन करता है और लेकर चलता है। ये चीजें भी आज के इस डिस्क्लेमर में भी और इस टेक्निकल कमेटी की कंपोजिशन और एनएफपीए का रोल एंड फंक्शन, ये सारी चीजें थोड़ी सी आपके सामने रखेंगे ताकि एनएफपी 58 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये हमारी समझ में आ सके। तो ये एक चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं हर कमेटी के। जिस तरह इस कमेटी के अंदर सर एच.सी. स्मिथ हैं और आपका ताल्लुक यूएसए की स्टेट नवेडा से है, लॉस वेगास के करीब ये स्टेट है, सैन फ्रांसिस्को की तरफ वेस्ट ऑफ अमेरिका। 43 मेंबर्स हैं इस टेक्निकल कमेटी के अंदर, 43 मेंबर्स ने ये एनएफपीए स्टैंडर्ड आपके लिए कंपोज किया है और इनके साथ साथ 21 ऑल्टरनेट मेंबर्स थे। अब ये टोटल कुल हो गए G64 जो कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं, काम करते रहे होंगे और 43 ने तो एक्टिवली काम किया ना इसके ऊपर, और 4 नॉन वोटिंग मेंबर्स भी इनके साथ होते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं ये मोस्टली यूएसए की डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट कंपनीज में से आए हैं और उनके मेंबर और रेप के तौर पर शामिल हुए हैं। और इसके अंदर कुछ अदर कंट्रीज के भी हैं जैसे ब्राजील, यूएई और इंडिया, एक एक मेंबर इधर से भी है। लेकिन इन जो मेंबर्स हैं, जो ये टेक्निकल कमेटी है, ये थोड़ी सी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इस वक्त आपके सामने एनएफपीए की वेबसाइट से डायरेक्ट एनएफपीए 24 ही की ये देख लें, ये सर का नाम भी यहाँ पर मौजूद है और ये डिफरेंट कंपनीज के रेप्स जो इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर आप इनके नाम जैसे डेविड एन कुक, ये स्टैंड बाय सिस्टम्स इंटरनेशनल से इनका ताल्लुक है। थॉमस बी डॉन, लोवा प्रोपेन गैस एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। और एल्ब्रुटो जो फोसा क्रिएटिव इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक है। ब्राजील के ये साहब हैं, ये जो एक ब्राजील से और एक यूएई और एक इंडिया से थे। जैसे ये रिचर्ड जी साहब हैं, ये स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से इनका ताल्लुक है। और इधर अगर हम देखते हैं तो ये डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके ये जो रिलेशन है और ताल्लुक है वो नजर आ रहा है हमें। इसी तरीके से नेक्स्ट है स्टीवन डी गेंट्री, वो वरिंगटन इंडस्ट्रीज, और इनका ताल्लुक भी इसी तरीके से एक एसोसिएशन है, ये कंप्रेस्ड गैसेस एसोसिएशन के रेप भी हैं। और ये सारे लोग इसको कंपोज कर रहे होते हैं, लेकिन इनको, इनके इंफॉर्मेशन को, इनकी वर्किंग को और इनके काम को, उसकी लाइबिलिटीज के लिए एनएफपीए डिसओन करता है, कोई ऑनरशिप नहीं लेता। इसी तरीके से इधर अगर हम देखते हैं तो ये राजा साजिद हुसैन साहब हैं, एचएससी फायर सेफ्टी कंसल्टेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। ये राजा साहब पाकिस्तान के भी हो सकते हैं और इंडिया के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तान से। राजा साहब, मेरा नंबर है 03331327 जावेद इकबाल नाम है। अगर आप रब्ता करेंगे तो मुझे इंतहाई खुशी होगी तो राजा साहब, आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है या जेहलम चकवाल से या फैसलाबाद या मुल्क के किस हिस्से से आप बिलोंग करते हैं, राजा साहब जरूर बताइएगा। इस टेक्निकल कमेटी का तारुफ आपसे मैंने करा दिया है और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है। अगर हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाएं तो उसमें रेफरेंस पब्लिकेशंस होती हैं। कौन कौन सी पब्लिकेशन होती हैं, कितनी पब्लिकेशन होती हैं, एनएफपीए कंपोज होते हुए ये कमेटी इनको किस तरीके से गो थ्रू करती है, सारे के सारे को एज अ रेफरेंस लेती है या उसके कुछ हिस्सों, चैप्टर्स और आर्टिकल्स को लेती है, इनकी कुछ मालूमात हम इस लेक्चर के अंदर आपके सामने रखेंगे। तो जिस तरह से ये इस चैप्टर की ये 4 आर्टिकल्स आपके सामने रखेंगे, जर्नल पब्लिकेशन, जर्नल, एनएफपीए पब्लिकेशन, अदर पब्लिकेशंस और रेफरेंसेस, और 2.4 जैसे रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स इन मैंडेटरी सेक्शंस, इस तरीके से ये चीजें ली जा रही होती हैं। जर्नल के अंदर हम देखें तो उसकी अहमियत यूं सामने होती है कि द डॉक्यूमेंट और पोर्शन देयर ऑफ listed in this chapter are referred within this code and shall be considered part of the requirement of this document। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इसको क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। फिर हम एनएफपीए की पब्लिकेशंस को देखते हैं जिनको
कंसल्ट किया गया, गो थ्रू किया गया, देखा गया और उनसे कुछ क्वेश्चंस को लिया गया इसको कंपोज करने के लिए और इसके साथ रिलेट होने के लिए। एनएफपीए 10, 13, 15, 30 और इसी तरीके से गैसेस के जो दूसरे हैं एनएफपीएस जैसे 55, 59 और इलेक्ट्रिक का भी 70 और 99 जो है। फिर 101 बहुत बड़ा एनएफपीए है और इसी तरह से बिल्डिंग के बारे में जो एनएफपीए 220 है उसको भी। इस तरह से तकरीबन ये 14-15 एनएफपीएस हैं जिनको गो थ्रू किया गया। और फिर इसके बाद अदर पब्लिकेशंस को हम देखते हैं जिसके अंदर एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट उसके 3 पब्लिकेशंस जैसे एपीआई एएसएमई, एपीआई 607 और एपीआई 620 को भी कंसल्ट किया गया। फिर एएससीपी पब्लिकेशंस है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, उनकी एक पब्लिकेशन को भी इसमें एज अ रेफरेंस कोट किया गया। फिर एएसएमई अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इनकी ये जो 4 पब्लिकेशंस है इनको भी देखा गया। फिर सबसे ज्यादा जिसको फोकस किया गया देखा गया वो है ASTM पब्लिकेशंस अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स अल्फा 47, अल्फा 47M और इस तरीके से ये सीरीज पूरी चलती हुई ये 10 हैं। फिर ये 11 से 20 तक हैं, 21 से 31 तक हैं। ये 31 कोड इसके गो थ्रू हुए, उनको कंसल्ट किया गया, देखा गया एनएफपीए 58 को कंपोज करने के लिए, बनाने के लिए। और इसी तरीके से अदर पब्लिकेशंस हैं जैसे सीजीए पब्लिकेशंस हैं, कंप्रेस्ड गैसेस एसोसिएशन की इन पब्लिकेशन को लिया गया। तो जी यहाँ पर तो मैं गया हूँ थक। अब ऐसा करते हैं, अब उन दूसरे जो पब्लिकेशंस हैं उनके नंबर को नहीं बताते, उन एरियाज को आपको टच करा दे देंगे। जैसे सीएसए ग्रुप पब्लिकेशंस है, इसकी पब्लिकेशंस को देखा गया, आईएसओ की पब्लिकेशंस को देखा गया, देखेंगे कितनी है आईएसओ की पब्लिकेशन। फिर इसी तरीके से एनबीबीपीवीआई पब्लिकेशंस, आप देख लीजिए एक एनएफपीए बनने के लिए ये दुनिया के जमीन के नीचे से आसमान से ऊपर तक कैसे ये 43 मेंबर्स पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और जिनके काम को एनएफपीए ओन ही नहीं करता। कहता है इन्होंने जो किया मुझे कोई पता नहीं है, इन्होंने सही लिखा, गलत लिखा है, सच बोला है, झूठ बोला है, ड्रामा किया है, सही किया, बड़ी मेहनत से करके लेके आया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इनका। तो फिर सर फैसला तो आप ही ने करना है। ऐसे इंटरनेशनल यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, इनकी कुछ पब्लिकेशन को, यूएल पब्लिकेशंस को जो अंडर लेबोरेटरीज, जो अंडर राइटर्स लेबोरेटरी एक नेशनल इदारा है और बड़ा फेमस इदारा है टेस्टिंग के अंदर, उसकी पब्लिकेशंस को देखा गया। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोपियन पब्लिकेशन, उनको उनकी पब्लिकेशन गो थ्रू हुई। फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यूएस गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस हैं उनको भी फिर उसमें लाए गए। यूं आपके सामने एक छोटा सा काम रखता हूं, आप फैसला आपने करना है। एनएफपीए पब्लिकेशन 14, एपीआई पब्लिकेशन 3, एएससीपी पब्लिकेशन 1, एएसएमई पब्लिकेशन 4, एएसटीएम पब्लिकेशन 31, सीजीए पब्लिकेशन 6, आईएसओ पब्लिकेशन 1, NBBPVI publication 1, SAE publication 7, UL publication 17, UN Economic Commission for Europe publications 1, गवर्नमेंट पब्लिकेशन 5 और एक डिक्शनरी भी कोड हुई है, उसको भी जिस डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग्स देखे हैं उसको भी एज अ पब्लिकेशन इन्होंने शामिल कर दिया है, एक वो हो गई। इस तरीके से ये जो डिफरेंट एनएफपीए के मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिए गए, एनएफपीए 30, एनएफपीए 54, उनको अलग से भी बात किया गया। हालांकि ये पीछे इन एनएफपीए का जिक्र हो चुका है, लेकिन माई शिप माई कमांड, एनएफपीए जो चाहे करे, जिस सारी कमेटी की वर्किंग को उसका एनएफपीए जो मेन प्लेटफॉर्म है वो ओन ही नहीं कर रहा। ये जी एनएफपीए 58 का कुछ वर्क आपके सामने आया और उसको आपने देखा। और फिर जब हम इसका एक सम अप इसको करते हैं तो ये जो हमारे सामने चीज आती है, इस 17 चैप्टर्स हैं, 14 एनेक्सेस हैं ए टू एन, 181 पेजेस पे मुश्तमिल ये इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेटिव टेबल्स भी हैं, जिसमें इंफॉर्मेटिव टेबल भी शामिल है। ये सारा एनएफपीए 58 आपके सामने आ चुका है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो एनेक्सेस हैं, एनेक्सेस में कहते हैं कि एनेक्स इज द नॉट पार्ट ऑफ requirement of this NFPA document but is included for informational purpose only। इंफॉर्मेशन ले लें लेकिन NFPA को एज ए रेफरेंस इसके अंदर आप कोड नहीं कर सकते। तो यहां से मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा, ये NFPA के एनेक्सेस आपके सामने, NFPA के डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर 58 NFPA जो है 24 का एडिशन ये इस वक्त आपके सामने है और आप इसके
डायरेक्ट जो है ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप देख सकते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। अलग से भी हम इंशाल्लाह इन कंटेंट्स की इन्फॉर्मेशन को हम आपको दिखा देंगे, बट यहाँ पर आपके सामने इसका एक व्यू पेश कर रहे हैं कि ये आप देख लें। सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 6, 5 और 6 दोनों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है और आप इसको देख सकते हैं, और इसके बाद डिटेल में तो इंशाल्लाह आपके सामने आनी है। ये चैप्टर 11 है और यूं ये कंप्लीट होते हुए चैप्टर 17 तक जा रहे हैं। ये चैप्टर 17 छोटा सा चैप्टर है और एक ही पेज के ऊपर से खत्म हो रहा है। 2 इसके अंदर फार्मूलाज हैं और ये एनेक्सेस आपके सामने हैं। यूं ये कंप्लीट होता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपने डायरेक्ट वेबसाइट से भी और डायरेक्ट एनएफपीए की पब्लिकेशन से, उस बुक से भी देख ली। अभी हम उन कंपनीज को थोड़ा सा आपका तारुफ करा दें। बेसिकली जो एलपी गैस है या दीगर गैसेज हैं, इनके साथ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज रिलेट करती हैं, इस डोमेन के अंदर काम करती हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आपके सामने आती हैं। तो इनका एक थोड़ा सा तारुफ और थोड़ी सी एक मालूमात आपके लिए जरूरी समझी जाती है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी जो है OGDCL, इसके अंदर गवर्नमेंट ओन कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड SNGPL, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड SSGC, फिर है जी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL। आगे अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर और ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर में कई चीजें नजर आ रही हैं। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड APL, मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, जो कि अब मारी एनर्जीज के नाम से भी जानी जाती है। मारी एनर्जीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा एरिया है जो डहरकी से होते हुए पूरे पाकिस्तान तक पहुंचता है। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड गो, देन यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, नेक्स्ट है जी दीवान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, फिर है जी एनी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, और ये है जी इंटरनेशनल एनर्जी कंपनी जैसे मोल पाकिस्तान। फिर अगर हम इनके लोगोस को देखें, इन चीजों को देखें, इस एरिया में ऑपरेट करने वाले डिफरेंट एंगल से जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑयल एंड गैस, ये लोग हमारे घरों तक गैस को लेकर आते हैं, हमारी फैक्ट्रियों तक लेकर आते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस तक ये गैस पहुंचाने का काम करते हैं। और उसमें एनएफपीए स्टैंडर्ड किस तरीके से सेफ्टीज को देख रहा होता है, उनकी इंस्टॉलेशंस को देख रहा होता है, उनकी फिटिंग्स और फिक्सचर्स को देख रहा होता है। अगर हम देखें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो इनके साथ रिलेट होते हैं, तो जैसे ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है OGRA, और इसी से डिफरेंट और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस सेक्टर के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर अगर हम इन इदारों की थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बॉडीज हैं, इनको अगर थोड़ा सा देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एक डिपार्टमेंट, उसमें पेट्रोलियम डिवीजन है, और इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स ISGS, और हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान और OGRA, ये सब इसी तरीके से मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट एरियाज हैं जी, और इस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान ही के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सारा काम हो रहा है। अगर हम पाइपलाइंस को देखें तो उनका जो एक अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड इवन के ऑफशोर जो होता है, वो सब काम एक अच्छे, एक सिस्टमैटिक और सेफ वे के अंदर हो रहा होता है। हल्का सा एक फ्लाइंग टच, ये गैसेस कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये कैसे आती है, कहाँ से, अभी बाद में देखते हैं। और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, एक्सपर्ट्स के लेवल के ऊपर, प्रोफेशनल्स के लेवल के ऊपर, और किस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर काम कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और सेफ्टी वाले इसके अंदर HSE को देख रहे होते हैं। और यूं ये चीजें फ्लोट होती हुई, चलती हुई हम तक पहुंचती हैं। और लेकिन इसकी एक्सप्लोरेशन जो है और वेल ड्रिलिंग जो है वो NFPA 58 का हिस्सा नहीं है। NFPA 58 के अंदर ये चीज नहीं आ रही। दीगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो सारे स्टैंडर्ड्स हमारे साथ इसके अंदर शामिल होते हैं। 59 जो यूटिलिटी ऑफ LP गैस प्लांट कोड है वो भी है, इसी तरीके से 59 है, 30 और 400 भी इसके अंदर इस्तेमाल हो। चैप्टर्स को जो कि हमने पहले भी देख लिया था, आपके सामने रखते हैं। ये 58 का ये जो एरिया है। अब अगर हम इसके एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ये NFPA 58 का डोमेन नहीं है। NFPA 58 इसकी ड्रिलिंग को और इसकी एक्सप्लोरेशन को
एड्रेस नहीं कर रहा, और ना ये इसकी लेआउट को देखता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसकी अवेलेबिलिटी और डिलीवरी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनके साथ ये डील करता है, लेकिन उसके एक्सप्लोरेशन के साथ ये बिल्कुल भी डील नहीं करता। जहाँ पे भी इसकी ड्रिलिंग है वो एक अलग सब्जेक्ट है और एक अलग एरियाज है, चाहे वो ऑफ शोर की भी है, तब भी ये NFPA 58 का डोमेन नहीं बनता। इसलिए हम NFPA 58 के अंदर ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन और शोर पे एक्सप्लोरेशन उनको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ, और वो है इसका NFPA का डिस्क्लेमर कि इस NFPA 58 की इंफॉर्मेशन को NFPA की जो कमेटी है, बेसिक जो है, जो NFPA का डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से देख रहा है। NFPA 58 इंपॉर्टेंट नोटिसेस एंड डिस्क्लेमर्स। तो इस डॉक्यूमेंट को अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीज इसमें बयान की गई है वो क्या है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो आपके सामने लाएंगे। तो NFPA जो एक इंफॉर्मेशन लेके उसको रूट कराता है, अपना लोगो देता है और लेकर चलता है, लेकिन किस तरीके से? इट डज नॉट इंडिपेंडेंटली टेस्ट, इवेलुएट और वेरीफाई। टेस्ट करता है ना इवेलुएट करता है ना वेरीफाई करता है। वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी के बारे में बात करें कि एक्यूरेट है या नहीं है, सही है, गलत है, सच है, झूठ है, टेक्निकली प्रूवन है या एक नहीं है, नॉन टेक्निकल बात है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जी टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और साउंडनेस ऑफ एनी जजमेंट कंटेन इन द NFPA स्टैंडर्ड्स। जो भी है टेक्निकल कमेटी ने जैसी लिखी है, जो बात की है, वो टेक्निकल कमेटी जाने। नो गारंटी और वारंटी टू एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, टू द एक्यूरेसी and completeness of any information published herein. In issuing and making NFPA standards available, the NFPA is not undertaking or render। जी, तो ये सारी मालूमात हमारे सामने आई, हमने NFPA को देखा, उसके डिफरेंट एंगल्स को देखा और स्पेशल एरियाज को टच किया। तो इस हवाले से हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग NFPA के बारे में कायम करने के पोजीशन में है। तो अब आपने देखना है और गौर करनी है कि NFPA 58 जो है वो किन एरियाज में कैसे और किन ओवरलैपिंग के साथ और किन एरियाज के साथ ऑपरेट कर रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके अंदर मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि NFPA 58 जो है नेक्स्ट या एक उसके साथ और मिला के फिर अपनी बात मुकम्मल कर लें, और फिर दीगर जो NFPA 54, 55, 57 और 59 हैं उनकी तरफ भी जाना है, और NFPA 30 और 400 जो कि हैज़ार्डस मटीरियल्स का है उनको कंप्लीट करते हुए हमने ये सीरियल मुकम्मल करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।